सभी शिक्षकों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में हम लोगों को दीक्षा टीपीटी इंटरमीडिएट कोर्स 5 का हम लोगों को कोर्स करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्यतः 3 भाग प्रश्नोत्तरी के हैं। चूँकि प्रश्नोत्तरी थोड़ा लंबा है, इसलिए वीडियो भी चूँकि लंबा हो सकता है, इसलिए मैं प्रत्येक भाग को एक आसानी से आपको समझा रहा हूँ ताकि आप पूरे नंबर प्राप्त कर सकें। तो देखिए, हम लोग अब चलते हैं पैटर्न आकलन की तरफ। पैटर्न आकलन प्रश्नोत्तरी के बाद हम लोग आगे करेंगे। पहले पैटर्न आकलन हम लोग कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान एक अध्यापिका ने कहा क्योंकि पैटर्न भी डिजाइन होते हैं इसलिए पैटर्न और डिजाइन में कोई खास अंतर नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या यह अध्यापिका सही सोचती है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो हम लोग ऑप्शन इसमें देखेंगे। सही सोचती है क्योंकि डिजाइन और पैटर्न एक ही होते हैं। सही सोचती है क्योंकि पैटर्न और डिजाइन एक ही नियम से बनाए जाते हैं। सही नहीं है क्योंकि पैटर्न में हमेशा एक नियम होता है जबकि डिजाइन का निर्माण बिना नियम से होता है। सही नहीं है क्योंकि पैटर्न में हमेशा इकाई को बार बार दोहराया जाता है जबकि डिजाइन का निर्माण एक नियम को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो हम लोग इसमें सही नहीं है क्योंकि पैटर्न में हमेशा एक नियम होता है जबकि डिजाइन का नियम बिना नियम से होता है। हम लोग इस पर टिक करेंगे, सबमिट करते हैं। क्वेश्चन सही है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा है, 4 साल की रानी ने जैसे ही देखा कि उसके पिता ने शाम का खाना बनाना शुरू कर दिया है तभी उसने खुशी के साथ गाना गाना शुरू कर दिया कि मम्मी आने वाली है। ये देखकर उसके पिता ने पूछा, तुमने ये कैसे जाना? तो आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें हम आंसर देंगे, रानी ने घड़ी में समय देखकर पता लगाया कि, ठीक है। दूसरा इसमें दे देंगे कि रानी ने एक पैटर्न को समझा। रानी ने एक पैटर्न को समझा, जब भी पापा शाम का खाना बनाना शुरू करते हैं तो मम्मी आने वाली होती है। सबमिट करेंगे, सही है। हम लोग प्रश्न 3 पर चलेंगे। कक्षा 1 की अध्यापिका ने बच्चों को एक पैटर्न दिखाकर उसका नियम बताने को कहा, लेकिन कक्षा के अधिकतर बच्चे नियम को नहीं बता पाए। जिन बच्चों ने बताया वो सिर्फ इतना बता पाए कि अगली आकृति चौकोर होगी। पैटर्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग ऑप्शन देंगे कि अध्यापिका ने एक समय पर, अध्यापिका ने कक्षा के स्तर, हम लोग एक समय पर और कक्षा के स्तर, ये 2 पर टिक करेंगे तो सही है। हम लोग चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। कक्षा 1 की अध्यापिका रानी जी ने अपनी कक्षा में रंगीन और आसान नियम वाले पैटर्न के साथ शुरुआत की। क्या आपको लगता है रंगीन पैटर्न के साथ छोटी कक्षा में शुरू करना क्या अच्छा विचार होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है, सही नहीं होगा क्योंकि छोटे बच्चों को इस कक्षा तक रंगों की अच्छी पहचान नहीं होती है। सही नहीं होगा क्योंकि रंगीन पैटर्न संख्या पैटर्न से अधिक जटिल होते हैं। सही होगा क्योंकि रंगीन पैटर्न अधिक आकर्षित होते हैं। सही होगा क्योंकि रंगीन पैटर्न बच्चे अपने आसपास अधिक देखते हैं। हम इसी को टिक करते हैं। सही होगा क्योंकि रंगीन पैटर्न बच्चे अपने आसपास अधिक देखते हैं। सबमिट करते हैं, मेरा सही है। क्वेश्चन 5, कक्षा 3 की अध्यापिका ने सिमरन को एक पैटर्न दिखाते हुए कई बार पूछने का प्रयास किया कि उस पैटर्न में किस नियम का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सिमरन नियम नहीं बता पाई। आपको क्या लगता है कि सिमरन के साथ पैटर्न के किस स्तर पर काम करने की ज़रूरत है? पैटर्न की पहचान, पैटर्न का विस्तार, पैटर्न का निर्माण और पैटर्न की तुलना। तो हम लोग इसमें पैटर्न की पहचान सबमिट करते हैं। बिल्कुल सही है। हम लोग प्रश्न 6 पर चलेंगे। कक्षा 3 की शिक्षिका बच्चों को दोहराव वाले कुछ पैटर्न से परिचित कराना चाहती है। उन्होंने हरी और पीली बिंदी का इस्तेमाल करते हुए पैटर्न का निर्माण किया और बच्चों को इसे आगे बढ़ने को कहा। इस पैटर्न को समीम ने कुछ इस प्रकार आगे बढ़ाया। जो कि ऑप्शन लंबा है इसलिए मैं सीधा इसका आंसर बता देता हूँ। उन्हें इकाई की पहचान बनाने के लिए का दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए था। मैं इसी को सबमिट करता हूँ। 7 हम लोग फिर से देखेंगे। सही किया क्योंकि इससे बच्चे पहाड़ों को सिर्फ याद न करके पहाड़ों को बनाने की समझ का विकास करेंगे और इसका आंसर होगा, सही किया क्योंकि पहाड़े बनाते समय बच्चों को 2 या 3 की संख्याओं को देख पाएंगे। चलिए मैं इसे 1 और 2 में टिक करता हूँ, मेरा सही है। हम लोग 8 पर जाएंगे। कक्षा 3 की शिक्षिका अनीता जी ने बच्चों को एक भवन की सैर के दौरान भवन की दीवार पर बने पैटर्न की तरफ ध्यान दिलाया। बच्चों ने पैटर्न के नियम तो पहचाने ही, साथ साथ इस विषय पर भी बातचीत की कि इस भवन को बनाने में अलग अलग तरह के काम जैसे मजदूरी, सफाई आदि की क्या महत्ता रही होगी। आपको क्या लगता है इस तरह से बच्चों को सीखने से क्या फ़ायदा मिलेगा? तो हम लोग
बच्चों को किसी अवधारणा के अलग अलग पहलू, बच्चों को सभी विषयों के बीच एक संबंध दिखाने का मौका मिलेगा। तो ये दोनों हम लोग टिक करते हैं, 1 और 4 सबमिट करते हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग पढ़ लीजिए। कक्षा 5 के अध्यापक वर्मा जी ने बच्चों को कुछ पैटर्न दिखाए जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी लंबा हो जा रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर बता रहे हैं। इसमें मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों में सामान्यीकरण की समझ का विकास करना। सबमिट करते हैं, ये मेरा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 के अनुसार हम चलेंगे। शोध के अनुसार किस तरह के पैटर्न को सामान्यीकरण की समझ बनाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना गया है? दोहराव वाले पैटर्न, बढ़ते हुए पैटर्न, दोहराव और आकृति वाले पैटर्न, दोहराव और अक्षरों वाले पैटर्न। तो हम लोग इसमें बढ़ते हुए पैटर्न को सबमिट करते हैं। आपका विकल्प सही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हम लोग जाएंगे भाग 6 आकलन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग भाग 6 आकलन हिज्जे को कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिज्जों के बारे में सही व गलत कथन चुनें। हम रटकर दुनिया भर के सारे शब्द याद कर सकते हैं, सही या गलत? तो इसमें गलत पर हम सबमिट करेंगे, सही है। हम लोग क्वेश्चन 2 देखेंगे। हिज्जों के बारे में सही व गलत कथन चुनें। पहले लेखन में कुछ शब्दों के हिज्जों में गलतियां होना स्वाभाविक है। ये बिल्कुल सही है, सही में हम लोग टिक लगाएंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। हम सभी आविष्कृत हिज्जे बनाते हैं, सही या गलत? तो इसमें हम सही देंगे, सबमिट, मेरा सन सही है। हिज्जे बनाना लेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, गलत। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। सोनिका जी कक्षा 2 में बच्चे अक्सर एक ही शब्द के अलग अलग तरह से हिज्जे लिखते हैं। इस स्तर पर उनकी कौन सी प्रतिक्रिया सभी बच्चों के हिज्जे विकास में मदद करती है? कोई एक विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। ऑप्शन है सभी बच्चों को बराबर सहयोग देना, जो बच्चे ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा प्रयास कराना, जो बच्चे ज़्यादा हिज्जे सही लिख रहे हैं उनके सामने प्रोत्साहित करना, ऐसी गतिविधि का प्रयोग करना जिससे बच्चे समान स्तर पर आ सके। हम लोग सभी बच्चों को बराबर सहयोग देना ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरी कक्षा की अध्यापिका मेघा जी अपनी कक्षा में अलग से हिज्जे याद करवाने की जगह बच्चों को भरपूर पठन का मौका देती है। इससे बच्चों को हिज्जे सीखने में कैसी मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। ऑप्शन है बच्चों की शब्दों को देखकर याद रखने की क्षमता बढ़ेगी, बच्चों की हिज्जों के पैटर्न के बारे में समझ बढ़ेगी, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नए शब्द पढ़ने का मौका मिलेगा, बच्चे आविष्कृत हिज्जे बनाते वक्त बेहतर अनुमान लगा पाएंगे। तो हम लोग बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नए शब्द पढ़ने का मौका मिलेगा, इसे न करके 1, 2 और 4 हम लोग टिक करते हैं। ठीक है, ये मेरा बिल्कुल सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनीष जी अपनी प्राथमिक कक्षाओं में अक्सर बच्चों को रोज़मर्रा के अनुभव लिखकर बांटने के लिए बोलते हैं। इस अभ्यास का बच्चों के हिज्जे विकास पर प्रभाव पड़ेगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। तो इसमें हम लोग ज़्यादा इतना लंबा मैं ना पढ़ के सीधा आप लोगों को और आंसर बताता हूँ। बच्चे सिर्फ वही शब्द लिखने की कोशिश करेंगे, हिज्जे उन्हें अच्छे से आते हैं। इसको छोड़कर हम लोग सभी पर टिक करते हैं, 1, 2, 4 और 5। ठीक है, बिल्कुल सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंजलि की दूसरी और तीसरी कक्षा में बच्चे हिज्जों के पैटर्न जैसे ही तुकबंदी वाले शब्द लिखने में काफ़ी रुचि लेते हैं। बच्चों के इस तरह के व्यवहार से बच्चों के हिज्जे विकास में कैसे मदद ले सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। शब्दों के तुकबंदी वाले शब्द पढ़ने और लिखने से रोज़मर्रा के शब्द सिखाने में मदद मिल सकती है। नए जटिल शब्दों के हिज्जे आसानी से याद कराए जा सकते हैं। बच्चों का अक्षर ध्वनि संबंध मजबूत किया जा सकता है। नई मात्राएं सीखने में मदद मिल सकती है। तो हम लोग इसमें बच्चों का अक्षर ध्वनि संबंध किया जा सकता है। नई मात्राएं सीखने में मदद मिल सकती है। हम लोग 2 में टिक करते हैं, सही है। हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। मंजू जी कक्षा 4 और 5 में बच्चे अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत के कुछ जटिल शब्दों के हिज्जे लिखने में बार बार गलतियां करते हैं। वे बच्चों की इनको सीखने में मदद करना चाहती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह हर शुक्रवार को ऐसे कुछ 10 जटिल शब्दों को बच्चों को याद करने को देती है और फिर हर सोमवार को उनका श्रुतिलेख लेती है।
दी गई हिज्जे सीखने की विभिन्न युक्तियों में से कौन सी 2 युक्तियां इस उद्देश्य को पूरा करने में उनके इस प्रयास को बेहतर बना सकती है? आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। चूँकि क्वेश्चन ऑप्शन लंबा है इसलिए मैं सीधा आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। उन शब्दों के हिज्जे को याद करने की भी युक्तियों पर दूसरा दे दीजिए फ्रेंड्स, और आप दे दीजिए चौथा। दूसरा और चौथा टिक लगाइए, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। किसी शब्द का हिज्जा बनाने के लिए हम निम्न युक्तियों में कौन सी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। तो हम लोग इसमें देखेंगे एक शब्द को, इसमें सभी विकल्प सही लग रहा है फ्रेंड्स, तो इसमें आप सभी लगा दीजिए, बिल्कुल सही। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। शिखा जी प्राथमिक कक्षा के बच्चों को भाषा सिखाती है। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। शिखा जी प्राथमिक कक्षा के बच्चों को भाषा सिखाती है, वह उनकी कुशल हिज्जाकार बनाने में मदद करना चाहती है। इस संदर्भ में वह अपने लिए क्या उद्देश्य बना सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। तो हम लोग इसमें 1 2 1 3 4 5 ये 4 ऑप्शन देंगे। देखिए मैंने बिल्कुल सही है। हम आगे बढ़ेंगे। केवल जी अपनी कक्षा के बच्चों में हिज्जा विवेक विकसित करने पर कार्य कर रहे हैं। बच्चों के किन व्यवहार से वह जान पाएंगे कि उनमें हिज्जा विवेक विकसित हो रहा है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के सबमिट बटन दबाएं। तो इसमें हम लोग पहला और तीसरा ऑप्शन सही करते हैं। बच्चे अपने लेख में हिज्जे की गलतियों को पहचान पाते हैं। बच्चे हिज्जे सीखने में उत्सुक दिखाते हैं। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक लेखक को सही हिज्जे के इस्तेमाल के बारे में कब सोचना ज़्यादा सही रहेगा? लेख लिखने के बाद, लेख लिखने के पहले? तो लेख लिखने के बाद हम लोग टिक करते हैं फ्रेंड्स। देखिए मेरा बिल्कुल सही था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अंतिम प्रश्नोत्तरी पैकेज आकलन को देखेंगे। रोहित जी एक नए शिक्षक हैं। एक दिन इनकी कक्षा में अचानक 2 बच्चों के बीच लड़ाई हो जाती है। वे दोनों बच्चों को डांटते हैं और उन्हें कक्षा से बाहर निकलने को कहते हैं। यह सब होने के बाद रोहित जी को लगा कि समस्या हल हो गई, लेकिन कुछ दिन बाद इन बच्चों में फिर लड़ाई हो गई। रोहित जी बच्चों के बीच हो रही लड़ाई और उससे कक्षा में आने वाली परेशानियों का हल क्यों नहीं खोज पा रहे? सबसे उपयुक्त जवाब दें। तो जैसा कि मैं सभी ऑप्शन को पढ़ दे रहा हूं ताकि हम लोगों को सभी को ऑप्शन याद हो जाए, ताकि आने वाले मिड लाइन सर्वे ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में हमें मदद मिल सके। तो पहला ऑप्शन है, रोहित जी ने परिस्थिति के बारे में शुरुआती समझ बनाई और उसी तक सीमित रहे। दूसरा ऑप्शन है, उन्होंने बच्चों के व्यवहार के बारे में चिंतन ही नहीं किया। तीसरा है, उन्होंने समस्या को गहराई से परखा और सोच विचार करने के बाद भी गलत निर्णय लिया। और चौथा है, रोहित जी अभी विद्यालय में कुछ दिन पहले ही आए हैं, इसलिए इस समस्या का हल वह नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रहा हूँ। प्रश्न 2, कक्षा 1 की अध्यापिका रानी जी ने अपनी कक्षा में रंगीन और आसान नियम वाले पैटर्न के साथ शुरुआत की। आपको क्या लगता है, रंगीन पैटर्न के साथ छोटी कक्षा में शुरू करना क्या अच्छा विचार होगा? तो इसका ऑप्शन है सही नहीं होगा, क्योंकि छोटे बच्चों को इस कक्षा तक रंगों की अच्छी पहचान नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है सही नहीं होगा, क्योंकि रंगीन पैटर्न संख्या पैटर्न से अधिक जटिल होते हैं। तीसरा ऑप्शन है सही होगा, क्योंकि रंगीन पैटर्न अधिक आकर्षक होते हैं। और चौथा ऑप्शन है सही होगा, क्योंकि रंगीन पैटर्न बच्चे अपने आसपास अधिक देखते हैं। तो हम इसी चौथा ऑप्शन को देते हैं कि अधिक देखते हैं, है ना। सही होगा क्योंकि रंगीन पैटर्न बच्चे अपने आसपास अधिक देखते हैं। प्रश्न 3 है, मोनिका जी की कक्षा 2 में बच्चे अक्सर एक ही शब्द के अलग अलग तरह से हिज्जे लिखते हैं। इस स्तर पर उनकी कौन सी प्रतिक्रिया सभी बच्चों के हिज्जे विकास में मदद कर सकती है? ऑप्शन है सभी बच्चों को बराबर सहयोग देना, जो बच्चे ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा प्रयास कराना, जो बच्चे ज़्यादा हिज्जे सही लिख रहे हैं उन्हें सबके सामने प्रोत्साहित करना, और ऐसी गतिविधि का प्रयोग करना जिससे सभी बच्चे समान स्तर पर आ सके। तो हम लोग इसका पहला ऑप्शन देंगे, सभी बच्चों को बराबर सहयोग देना। ठीक है, मैं अगला प्रश्न देखता हूँ। शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान एक अध्यापिका ने कहा, क्योंकि पैटर्न भी डिजाइन होते हैं इसलिए पैटर्न और डिजाइन में कोई खास अंतर नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या अध्यापिका यह सही सोचती है? अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे। सही नहीं है, क्योंकि पैटर्न में हमेशा इकाई को बार बार दोहराया जाता है, जबकि डिजाइन का निर्माण एक नियम को ध्यान में रखकर किया जाता है।
ऑप्शन 2 है यह सही सोचती है क्योंकि डिजाइन और पैटर्न एक ही होते हैं। तीसरा ऑप्शन है सही नहीं है क्योंकि पैटर्न में हमेशा एक नियम होता है जबकि डिजाइन का निर्माण देना नियम से होता है। चौथा है सही सोचती है क्योंकि पैटर्न और डिजाइन एक ही नियम से बनाए जाते हैं। तो हम लोग इसका देंगे सही नहीं है क्योंकि पैटर्न में हमेशा एक नियम होता है जबकि डिजाइन का निर्माण देना नियम से होता है। तो हम लोग यही ऑप्शन लगाएंगे, तीसरा नंबर। हम लोग अगला देखेंगे, नीचे दिए गए सवालों में से कौन सा सवाल आपको गहराई से चिंतन करने में मदद करेगा। जो शिक्षण प्रक्रिया मैंने इस्तेमाल की उससे पाठ के उद्देश्य पूरे हो पाए या नहीं। क्या जो शिक्षण प्रक्रिया कक्षा में मैंने इस्तेमाल की वह बच्चों के लिए मज़ेदार थी या नहीं। जो शिक्षण प्रक्रिया मैंने इस्तेमाल की वह किस पर शिक्षक या छात्र केंद्रित थी और क्यों। जो शिक्षण अधिगम सामग्री इस्तेमाल की वह कितनी सही थी। तो हम लोग ऑप्शन 3 देंगे, जो शिक्षण प्रक्रिया मैंने इस्तेमाल की वह किस प्रकार शिक्षक या छात्र केंद्रित थी और क्यों। ठीक है, तो मैंने टोटल क्वेश्चन 5, क्वेश्चन आंसर 5, क्वेश्चन स्किप 0, अब मैं इसे सबमिट करता हूँ। पूरे 5 के 5 आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं और बेल को आप ऑल सेक्शन में रखें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, ये था मेरा छोटा सा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।